कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क के शांत शहर साराटोगा स्प्रिंग्स से होती है, जहां सोलोमन नॉर्थअप, जो एक बेहद कुशल वायलिन वादक हैं, एक आरामदायक और सम्मानजनक जीवन जीते हैं। सोलोमन उस समय के स्वतंत्र काले व्यक्ति थे जब अमेरिका में गुलामी गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। हालांकि दक्षिणी राज्यों में गुलामी व्याप्त थी, लेकिन सोलोमन का जीवन उत्तर में काफी शांति से चल रहा था। उनके संगीत के हुनर ने उन्हें न केवल खुशी दी, बल्कि अच्छी आमदनी भी, जिससे उनका परिवार बिना किसी आर्थिक तंगी के जी रहा था। सोलोमन वहां के लोगों के बीच लोकप्रिय और सम्मानित थे, और वे अक्सर स्थानीय आयोजनों और कॉन्सर्ट्स में अपनी वायलिन बजाते थे। एक दिन सोलोमन के एक दोस्त ने उन्हें दो व्यक्तियों से मिलवाया जो खुद को घुमक्कड़ कलाकार, जादूगर बताते थे, और वे अपने आगामी शो के लिए प्रतिभा की तलाश में थे। ये दो लोग ब्राउन और हैमिल्टन थे, जिन्होंने सोलोमन को वॉशिंगटन डीसी में कुछ हफ्तों के लिए अच्छा भुगतान देने का प्रस्ताव दिया। सोलोमन रोमांचित होकर और अच्छे पैसे कमाने के लालच में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। वॉशिंगटन भी एक स्वतंत्र शहर था, इसीलिए सोलोमन को किसी तरह की शंका नहीं होती। सोलोमन अपने परिवार को अलविदा कहते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह जल्दी लौट आएंगे। वे ब्राउन और हैमिल्टन के साथ वॉशिंगटन के लिए रवाना होते हैं। वॉशिंगटन में शो योजनानुसार होता है और सोलोमन की वायलिन की कला दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। अंतिम प्रदर्शन के बाद ब्राउन और हैमिल्टन सोलोमन को एक स्थानीय रेस्टोरेंट में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करते हैं। रात हंसी मजाक और पेय पदार्थों से भरी होती है। सोलोमन अपने साथियों पर भरोसा करते हुए सामान्य से अधिक पी जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनके पेय में कुछ मिलाया गया है। जैसे जैसे रात गुजरती है, सोलोमन धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं और आखिरकार होश खो बैठते हैं। अगली सुबह सोलोमन खुद को एक भयावह स्थिति में पाते हैं। उनके सिर में तेज दर्द हो रहा होता है, और जब वे हिलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। कमरे की मध्यम रोशनी में वे एक छोटे और सीलन भरे कैद खाने में होते हैं। सोलोमन को कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। आखिरी बात जो उन्हें याद थी वह थी ब्राउन और हैमिल्टन के साथ डिनर। आखिर वो यहाँ कैसे पहुंचे? जल्द ही वे दोनों व्यक्ति जो उनके दोस्त होने का दावा कर रहे थे, कमरे में प्रवेश करते हैं। सोलोमन अभी भी बेहोशी से उबर रहे होते हैं और उन लोगों से गुहार लगाते हैं कि वे उन्हें रिहा कर दें। वह उन्हें बताते हैं कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है, न्यूयॉर्क के एक सम्मानित संगीतकार जिनका परिवार है। लेकिन ब्राउन और हैमिल्टन उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोलोमन को बताते हैं कि वह अब स्वतंत्र नहीं है, बल्कि जॉर्जिया के एक भगोड़े गुलाम है। सोलोमन के किसी भी तर्क या दलील का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। उनका फैसला पहले ही हो चुका होता है। वे सोलोमन से उसकी पहचान छीन लेते हैं, उसे एक फरार गुलाम कहकर बुलाते हैं, और जब वह विरोध करता रहता है तो उसे बुरी तरह पीटते हैं। सोलोमन फिर से बेहोश हो जाते हैं। जब सोलोमन होश में आते हैं तो खुद को एक गाड़ी में बंधा हुआ पाते हैं, जहां उनके साथ कई अन्य गुलाम, काले पुरुष और महिलाएं भी कैद होते हैं। उन्हें रात के अंधेरे में गुलाम बाजार की ओर ले जाया जा रहा होता है। उनमें से एक अन्य कैदी सोलोमन को फुसफुसाकर कहता है कि अगर वे लोग यह जान गए कि तुम पढ़ लिख सकते हो तो वे तुम्हें मार देंगे। सोलोमन अभी भी सदमे में होते हैं, चुपचाप सिर हिला देते हैं। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होता है कि उन्हें अगवा कर गुलामी में बेच दिया गया है। जल्द ही गाड़ी एक भीड़भाड़ वाले बंदरगाह पर पहुंचती है, जहां इन गुलामों को दक्षिण में भेजने की तैयारी की जा रही होती है। सोलोमन और अन्य कैदियों को एक जहाज में ठूंस दिया जाता है, जो उन्हें दक्षिण ले जाने के लिए तैयार होता है। जहाज पर स्थिति भयावह होती है। पुरुषों को एक अंधेरे, गंदे तहखाने में जंजीरों से बांध दिया जाता है। महिलाएं क्रू के सदस्यों की हिंसा का शिकार होती हैं। यात्रा के दौरान एक श्वेत क्रू सदस्य एक युवा काली महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन एक साथी कैदी उसे बचाने की कोशिश करता है। क्रू सदस्य बदले में उस व्यक्ति को सबके सामने चाकू मारकर मार देता है। उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद सोलोमन और अन्य कैदियों को मजबूर किया जाता है कि वे उसका शव समुद्र में फेंक दें। यह घटना सोलोमन के लिए एक कठोर वास्तविकता का संकेत बन जाती है। वह अब इंसान नहीं, बल्कि संपत्ति है, जिसे किसी भी क्षण अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। लंबे और तकलीफदेह समुद्री सफर के बाद जहाज आखिरकार दक्षिण के तट पर पहुंचता है और कैदियों को गुलाम बाजार में ले जाया जाता है। सोलोमन को अब प्लैट नाम से जाना जाता है, एक झूठी पहचान जो उसके अपहरणकर्ताओं ने उसे दी थी ताकि वह अपने स्वतंत्र नागरिक होने की पहचान छुपा सके। गुलाम बाजार पर अमीर प्लांटेशन मालिक इन कैदियों को मवेशियों की तरह जांचते हैं। उनके शारीरिक बल और स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। सोलोमन बार बार यह बताने की कोशिश करता है कि उसका नाम प्लैट नहीं, बल्कि सोलोमन नॉर्थअप है और वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है, लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। उसे बार बार चुप करवा दिया जाता है, और जब वह विरोध करता है
तो उसे थप्पड़ मारकर शांत कर दिया जाता है। आखिरकार एक खरीदार विलियम फोर्ड नामक व्यक्ति, जो अपेक्षाकृत एक दयालु गुलाम मालिक था, सोलोमन और एक महिला एलाइजा को खरीद लेता है। एलाइजा के बच्चे पहले ही उससे अलग कर दिए गए थे और उसकी पीड़ा असीम थी। वह लगातार रोती रहती थी और उसकी आंखों में अपने बच्चों से बिछड़ने का दुख साफ दिखाई देता था। सोलोमन उसकी स्थिति समझते हुए भी खुद को असहाय महसूस करता है, क्योंकि दोनों गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। फोर्ड की प्लांटेशन पर सोलोमन का गुलामी का जीवन शुरू होता है। हालांकि फोर्ड अन्य गुलाम मालिकों की तुलना में थोड़ा दयालु था, फिर भी सोलोमन के लिए यह एक जबरन श्रम का जीवन था। उसे प्लैट के नाम से जीना पड़ता है और अपने वास्तविक नाम और स्वतंत्रता की पहचान को छुपाना पड़ता है। कुछ समय बाद फोर्ड एलाइजा को बेच देता है और सोलोमन फिर कभी उसे नहीं देख पाता। फोर्ड की प्लांटेशन पर सोलोमन का टकराव जॉन टी बीट्स नामक एक निर्दयी ओवरसियर से हो जाता है। टी बीट्स को सोलोमन की बुद्धिमानी और कुशलता से जलन होती है, क्योंकि सोलोमन ने कई मौकों पर उसकी असफलताओं को सुधारने में योगदान दिया था। एक दिन जब फोर्ड लकड़ी को नदी तक ले जाने में संघर्ष कर रहा था, तो सोलोमन ने एक चतुर उपाय सुझाया, लकड़ी को नदी में तैरा कर ले जाने का। फोर्ड सोलोमन की इस योजना से प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा करता है और उसे वायलिन का तोहफा देता है, लेकिन यह टी बीट्स के अंदर और भी जलन पैदा कर देता है और वह सोलोमन से बदला लेने की ठान लेता है। एक दिन टी बीट्स अचानक सोलोमन पर हमला करता है। सोलोमन, जो अब तक चुपचाप गुलामी सहता रहा था, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उसका प्रतिरोध करता है और टी बीट्स को चोट पहुंचाता है। अपमानित होकर टी बीट्स सोलोमन को धमकी देता है कि वह उसकी जान ले लेगा। कुछ दिनों बाद टी बीट्स 2 आदमियों के साथ आता है और सोलोमन पर फिर से हमला करता है। वे उसे एक पेड़ पर लटका देते हैं और टी बीट्स उसे मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन सोलोमन अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर घंटों तक अपने पैरों पर खड़ा रहता है, ताकि फांसी का फंदा उसकी गर्दन को न घोंट सके। कई घंटे गुजरते हैं और कोई भी गुलाम उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे भी उसी खतरे का सामना कर सकते थे। आखिरकार फोर्ड लौटता है और सोलोमन को पेड़ से नीचे उतारता है, उसकी जान बचा लेता है। हालांकि फोर्ड को पता चलता है कि टी बीट्स की नफरत इतनी बढ़ गई है कि वह सोलोमन को फिर से मारने की कोशिश करेगा। अपनी रक्षा में फोर्ड सोलोमन को बेचने का फैसला करता है और उसे एडविन एप्स नामक एक कुख्यात क्रूर कपास के प्लांटेशन मालिक को बेच देता है। एप्स की प्लांटेशन पर सोलोमन का जीवन अत्यंत क्रूरता और यातना से भरा होता है। एप्स न केवल अपने गुलामों से अत्यधिक श्रम करवाता है, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट भी करता है। उसकी सबसे अधिक ध्यान देने वाली गुलाम एक महिला थी, जिसका नाम पैट्सी था। पैट्सी कॉटन चुनने में अद्वितीय थी और वह प्रतिदिन 500 पाउंड कपास एकत्र कर लेती थी, जो कि अन्य सभी गुलामों से अधिक था। उसकी यह अद्वितीय क्षमता उसे एप्स का पसंदीदा गुलाम बनाती थी, लेकिन साथ ही उसे और अधिक दुखों का सामना करना पड़ता था। एप्स की पत्नी मैरी पैट्सी पर अपने पति का विशेष ध्यान देखकर ईर्ष्या से भरी होती थी। वह अक्सर अपने क्रोध को पैट्सी पर निकालती थी, उसे अपमानित करती और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी। एक रात जब एप्स नशे में धुत था, मैरी ने गुस्से में पैट्सी पर एक फूलदान फेंक दिया और एप्स से उसे बेचने की मांग की, लेकिन एप्स पैट्सी के श्रम मूल्य के कारण उसे बेचने से इनकार कर देता है। पैट्सी का जीवन एक निरंतर नरक बन जाता है। एप्स नियमित रूप से उसका बलात्कार करता है और मैरी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती रहती है। अंततः पैट्सी टूट जाती है और सोलोमन से उसकी जान लेने की भीख मांगती है, क्योंकि उसके लिए मौत जीवन से अधिक सुकून देने वाली होती। सोलोमन उसके इस अनुरोध से स्तब्ध उसकी यह मांग ठुकरा देता है, लेकिन वह पैट्सी की बेबसी देखकर खुद को असहाय महसूस करता है। सालों बीत जाते हैं और सोलोमन की आजादी की उम्मीद धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। वह कई बार भागने की योजना बनाता है, लेकिन हर बार उसे यह एहसास होता है कि जोखिम बहुत अधिक है। फिर एक दिन एक नया अवसर आता है। एक कनाडाई बढ़ई सैमुअल बैस एप्स के खेत में एक नया घर बनाने के लिए आता है। बैस दक्षिण के अन्य गोरे लोगों से अलग गुलामी का खुले तौर पर विरोध करता है और इसकी निंदा करता है। सोलोमन उसे संभावित मददगार मानते हुए अपने वास्तविक जीवन की सच्चाई बैस को बताता है। वह उसे बताता है कि वह प्लैट नहीं, बल्कि सोलोमन नॉर्थअप है, जिसे स्वतंत्र होते हुए भी अगवा कर गुलामी में बेच दिया गया है। बैस सोलोमन की कहानी से द्रवित हो जाता है और उसकी मदद करने का वादा करता है। वह सोलोमन के दोस्तों को उत्तर में एक पत्र भेजने की पेशकश करता है, जिसमें सोलोमन की मुक्त स्थिति की जानकारी होती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं और कोई उत्तर नहीं आता। सोलोमन निराश होने लगता है और डरता है कि बैस का पत्र खो गया होगा या अनदेखा कर दिया गया होगा। हर दिन उसे उस अनिश्चितता से गुजरना पड़ता है कि क्या उसकी मदद के लिए भेजा गया पत्र किसी तक पहुंचा है या नहीं। लेकिन बैस हार नहीं मानता, वह एक और पत्र भेजता है। आखिरकार एक दिन जब सोलोमन खेत में काम कर रहा होता है, एक समूह वहां आता है। उनमें से एक आदमी सोलोमन का असली नाम पुकारता है, सोलोमन नॉर्थअप। सोलोमन चौंक जाता है।
उसे विश्वास नहीं होता कि इतने सालों बाद कोई उसे उसके असली नाम से बुला रहा है। वह देखता है कि वह आदमी हेनरी बी नॉर्थअप है, जो उसके पिता का दूर का रिश्तेदार और एक वकील है। हेनरी ने सोलोमन के स्वतंत्र नागरिक होने का सबूत जुटाया है और उसे मुक्त कराने के लिए आया है। एप्स इस बात पर क्रोधित हो जाता है और हेनरी और शेरिफ से बहस करता है जो उसके साथ आया था। वह सोलोमन को गुलाम मानने से इनकार करता है, लेकिन हेनरी के पास सोलोमन की स्वतंत्रता के कानूनी दावे के सारे दस्तावेज होते हैं। सोलोमन की पहचान और उसकी स्वतंत्र नागरिकता के सबूत ठोस होते हैं, जिनका खंडन करना एप्स के लिए असंभव हो जाता है। शेरिफ ने कानूनी आदेश का पालन करते हुए सोलोमन को मुक्त करने का निर्णय लिया। सोलोमन की आंखों में आंसू छलक आते हैं। इतने वर्षों की पीड़ा और संघर्ष के बाद उसे आखिरकार अपनी आजादी मिल रही थी। वह एक बार फिर से अपने असली नाम और पहचान के साथ जीने के काबिल हो रहा था। सोलोमन अपने दोस्तों और साथी गुलामों से विदा लेता है, लेकिन एक भारी दिल से। पैट्सी, जो अब भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, सोलोमन से विदाई लेते समय रोने लगती है। वह उसे गले लगाती है और कहती है, तुम आजाद हो रहे हो, लेकिन मैं हमेशा यहीं रहूंगी। सोलोमन पैट्सी से कहता है कि वह कभी उसे नहीं भूलेगा और उसकी मदद करने की कोशिश करेगा, लेकिन वह जानता था कि गुलामी की जंजीरों से उसे छुड़ाना आसान नहीं होगा। फिर सोलोमन अपने पुराने जीवन में लौटने की यात्रा पर निकलता है। हेनरी उसे न्यूयॉर्क लेकर जाता है, जहां उसे अपने परिवार के साथ फिर से मिलने का मौका मिलता है। सालों बाद सोलोमन अपनी पत्नी मार्गरेट और अपने बच्चों को गले लगाता है। वे सभी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी इतने सालों बाद सोलोमन को जीवित और स्वतंत्र होने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी पत्नी ने उसके इंतजार में अपने जीवन के कई साल गुजार दिए थे और अब उनका परिवार फिर से एकजुट हो रहा था। सोलोमन की यह कहानी केवल उसकी व्यक्तिगत मुक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि एक पूरी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की थी। सोलोमन ने अपनी आजादी के बाद अपने जीवन के बाकी हिस्से को गुलामी के अन्याय को उजागर करने और लोगों को जागरूक करने में समर्पित किया। उसने अपनी आत्मकथा 12 Years a Slave लिखी, जिसमें उसने अपनी यातनापूर्ण गुलामी के 12 सालों की दर्दनाक कहानी को दुनिया के सामने रखा। यह किताब गुलामी के खिलाफ चल रहे आंदोलन में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हुई। सोलोमन की कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और गुलामी की क्रूरता को उजागर किया। उसकी कहानी ने यह भी दिखाया कि इंसान की इच्छा शक्ति, साहस और स्वतंत्रता की चाह को कभी भी पूरी तरह से दबाया नहीं जा सकता।